आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पर गहराई से बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें लगता तो है कि हम जानते हैं, लेकिन इसकी जो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है वो सच में हैरान कर देने वाली है। बिल्कुल। और आज हम इसी इंजीनियरिंग की कह सकते हैं परतों को खोलेंगे। हम इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सही। तो मतलब ये सिर्फ अंगों के नाम जानने के बारे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझने के बारे में है कि ये सब मिलकर एक बहुत ही मुश्किल काम को कैसे अंजाम देते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ह्यूमंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, जिसका मतलब है कि इसमें दो पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल, इन्वॉल्व होते हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है। हाँ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक फंडा है वो यही है कि मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। इसी से एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। लेकिन ये आप जानते हैं, कोई वन शॉट इवेंट नहीं है। मतलब ये एक सिंगल इवेंट नहीं है, बल्कि एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स है। एग्जैक्टली। एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की एक चेन है और हर पड़ाव अपने आप में बहुत मुश्किल है। इसमें सबसे मुश्किल पड़ाव कौन सा होता है? देखिए, हर पड़ाव अपने आप में एक चुनौती है। पहला कदम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट्स का बनना। हाँ, पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में ओवम। इसके बाद आता है इंसेमिनेशन, जिसमें लाखों करोड़ों स्पर्म में से कुछ ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंच पाते हैं। लाखों करोड़ों में से कुछ? हाँ, ऑड्स बहुत ज्यादा हैं और रेस अभी खत्म नहीं हुई है। अगला पड़ाव है फर्टिलाइजेशन, जहां उन कुछ में से सिर्फ एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है। बिल्कुल। और फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है। फिर उस जाइगोट को यूटेरस की दीवार से जुड़ना होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये भी एक बहुत डेलिकेट प्रोसेस है। अगर ये सही से नहीं हुआ तो सब वहीं खत्म। और एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तब शुरू होता है जेस्टेशन पीरियड, लगभग 9 महीने का। हाँ, जिसमें वो सिंगल सेल एक फुली फॉर्म्ड फीटस बनता है और आखिर में आता है पार्टुरेशन यानी बच्चे का जन्म। तो आप देख सकते हैं ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस है। ये कमाल है। और ह्यूमंस मतलब यूनिसेक्सुअल हैं, मेल फीमेल अलग, और विविपैरस भी हैं, यानी हम सीधे यंग वन को जन्म देते हैं। सही कहा। और इन दोनों चीजों ने मिलकर ह्यूमन एवोल्यूशन को शेप किया है। यूनिसेक्सुअल होने से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है जो हमें अडैप्ट करने में मदद करती है, और विविपैरस होने का मतलब है कि एम्ब्रियो माँ के शरीर के अंदर एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में डेवलप होता है, जिससे सर्वाइवल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। इन दोनों ने इंसान को इतना सक्सेसफुल स्पीशीज बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी के पहले चैप्टर गैमेटोजेनेसिस को समझने के लिए हमें उस सिस्टम को समझना होगा जो इन्हें बनाता है। चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं। बिल्कुल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के पेल्विक रीजन यानी श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है और इसे हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स में क्या अंतर है? मतलब काम के हिसाब से इनका बंटवारा कैसे है? देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जो एक तरह से कोर प्रोडक्शन यूनिट है। इसका मुख्य काम प्रोडक्ट बनाना है। और पुरुषों में ये टेस्टिस की एक जोड़ी है। बिल्कुल। टेस्टिस के दो मुख्य काम हैं। पहला गैमीट्स बनाना यानी स्पर्म, और दूसरा मैनेजमेंट हार्मोन प्रोड्यूस करना, जिन्हें एंड्रोजेंस कहते हैं, और इसमें सबसे मुख्य है टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, और सेकेंडरी ऑर्गन्स वो क्या करते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट डिपार्टमेंट की तरह है। उनका काम है स्पर्म को स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, मैच्योर होने में मदद करना। इनमें एसेसरी डक्ट्स यानी नलिकाएं, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया शामिल है। चलिए, तो फिर कोर प्रोडक्शन यूनिट टेस्टिस पर फोकस करते हैं। इनकी लोकेशन बहुत यूनिक है, ये बॉडी के बाहर होते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब ही इस सिस्टम की इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। टेस्टीज एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर में होते हैं जिसे स्क्रोटम कहा जाता है, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक जरूरत है। जरूरत? कैसी जरूरत? टेम्परेचर रेगुलेशन की जरूरत। स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव होती है।
इसे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर जो करीब 37 डिग्री सेल्सियस होता है से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। ओह अच्छा, तो स्क्रोटम इसी कम तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। हाँ, एक एक्सटर्नल क्लाइमेट कंट्रोल्ड यूनिट की तरह काम करता है। यानी सिर्फ कुछ इंच की दूरी और कुछ डिग्री का तापमान ये तय करता है कि सिस्टम काम करेगा या नहीं। बिल्कुल, यह दिखाता है कि रिप्रोडक्शन के लिए शरीर की बनावट में कितनी सटीकता की जरूरत है। ये तो एक ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट जैसा हो गया। पर क्या ये हमेशा से ही शरीर के बाहर होते हैं? नहीं, फीटल डेवलपमेंट के दौरान टेस्टीज एब्डोमेन के अंदर ही डेवलप होते हैं। जन्म से कुछ समय पहले लगभग 7वें महीने में वे इंग्विनल कैनाल नाम के एक पैसेज से होते हुए स्क्रोटम में उतरते हैं। और अगर ये डिसेंट मतलब ये उतार नहीं हो पाता तो एक कंडीशन पैदा होती है जिसे क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। अगर टेस्टीज एब्डोमेन में ही रह जाएं, तो वहां का ज्यादा तापमान स्पर्मेटोजेनेसिस को होने ही नहीं देगा और इससे स्टेरिलिटी यानी बांझपन हो सकता है। हाँ, इसीलिए इसका इलाज बचपन में ही करना जरूरी होता है। ओके, तो मान लीजिए टेस्टीज सही तापमान पर काम कर रहे हैं और स्पर्म बन गया है। अब इसे आगे भेजने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा। सही कहा। अब लॉजिस्टिक्स का काम शुरू होता है। ये रास्ता एक्सेसरी डक्ट्स का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर मौजूद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। मतलब एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट प्रोडक्शन फ्लोर। बिल्कुल, इन ट्यूब्यूल से स्पर्म निकलकर रेटेड टेस्टिस में आते हैं, जो एक सेंट्रल कलेक्शन हब जैसा है। वहां से वे वासा एफ्रेंशिया से होते हुए एपिडिडमिस पहुंचते हैं। एपिडिडमिस ये क्या है? एपिडिडमिस हर टेस्टिस के पीछे लगी एक लंबी कॉइल्ड ट्यूब है। अगर इसे सीधा किया जाए तो ये लगभग 6 मीटर लंबी हो सकती है। 6 मीटर? ये तो बहुत लंबा है। ये एपिडिडमिस करता क्या है? एपिडिडमिस एक ट्रेनिंग सेंटर और टेम्पररी वेयरहाउस जैसा है। जब स्पर्म यहाँ पहुंचते हैं तो वे पूरी तरह मैच्योर नहीं होते। उनमें तैरने की क्षमता नहीं होती। एपिडिडमिस में वे मैच्योर होते हैं, मोटिलिटी गेन करते हैं। तो ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये एक फिनिशिंग स्कूल भी है। इस ट्रेनिंग के बाद स्पर्म कहाँ जाते हैं? एपिडिडमिस से स्पर्म एक लंबी ट्यूब में जाते हैं जिसे वास डेफरेंस कहते हैं। ये इस हाईवे सिस्टम का कह सकते हैं मेन एक्सप्रेसवे है। ये सफर तो काफी लंबा लगता है। क्या इस पैकेज को रास्ते में कोई सपोर्ट मिलता है, जैसे फ्यूल या प्रोटेक्शन? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर एक्सेसरी ग्लैंड्स यानी सपोर्ट क्रू का रोल आता है। स्पर्म जब वास डेफरेंस से आगे बढ़ता है तो उसमें 3 ग्लैंड्स की सिक्रीशंस मिलते हैं जो मिलकर सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा का ये मिक्सचर ही सीमन कहलाता है। एक सर्वाइवल किट? ये तो दिलचस्प है। कौन कौन है सपोर्ट क्रू में? सबसे पहले आती हैं सेमिनल वेसिकल्स की एक जोड़ी। ये सीमन के फ्लूइड का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60-70% बनाती हैं। इनके सिक्रीशन में फ्रुक्टोस होता है जो स्पर्म के लिए एक हाई एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। यानी पहला सपोर्ट मेंबर फ्यूल सप्लाई करता है और दूसरी है एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक मिल्की सिक्रेशन डालती है जिसमें साइट्रेट और कई एंजाइम्स होते हैं। और तीसरा सपोर्ट मेंबर है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स की एक जोड़ी जिन्हें काउपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनका सिक्रेशन लुब्रिकेशन में मदद करता है। ये तो एक पूरी केमिकल इंजीनियरिंग की टीम काम कर रही है। एग्जैक्टली। सेमिनल प्लाज्मा का काम सिर्फ स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना नहीं है, बल्कि उसे नरिश करना और प्रोटेक्ट करना भी है। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है जो स्पर्म के लिए घातक हो सकता है। सेमिनल प्लाज्मा का फ्लूइड थोड़ा अल्कलाइन होता है जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके स्पर्म को बचाता है। तो ये सारा फ्लूइड स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है और फिर? हाँ, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलकर इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है। ये छोटी सी डक्ट यूरेथ्रा में खुलती है। एक मिनट, यूरेथ्रा ये तो यूरिन पास करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब यूरिन और सीमेन दोनों के लिए एक ही रास्ता। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और शरीर के पास इसका भी सोल्यूशन है। जहां यूरेथ्रा शुरू होता है वहां मस्कुलर स्फिंक्टर्स होते हैं। इजैक्यूलेशन के समय ब्लैडर के बेस पर मौजूद स्फिंक्टर कसकर बंद हो जाता है। अच्छा, जिससे यूरिन का यूरेथ्रा में आना ब्लॉक हो जाता है। सही। ये सुनिश्चित करता है कि एक समय पर या तो यूरिन पास हो या सीमेन, दोनों एक साथ नहीं। वाह, ये तो एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जैसा है। ठीक है, तो स्पर्म बन गया, उसे सर्वाइवल किट भी मिल गया और वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंत तक पहुंच गया है। लेकिन इस पूरे पैकेज को डिलीवर कैसे किया जाता है? सही पॉइंट है। और यहीं पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी पेनिस का रोल आता है।
ये स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यूज से बना होता है। ये इरेक्टाइल टिश्यूज कैसे काम करते हैं? इन इश्यूज के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। सेक्सुअल स्टिमुलेशन होने पर इन टिश्यूज में तेजी से खून भर जाता है। खून के इस फ्लो के कारण पेनिस बड़ा और फर्म हो जाता है, जिसे इरेक्शन कहते हैं। और ये इरेक्शन इंसेमिनेशन के लिए जरूरी है। बिल्कुल, इरेक्शन ही इंसेमिनेशन को संभव बनाता है। पीनिस का जो एंड पार्ट होता है, जो थोड़ा फूला हुआ होता है, उसे ग्लैंड्स पीनिस कहते हैं, और ये त्वचा की एक लूज फोल्ड से ढका होता है, जिसे फोरस्किन कहते हैं। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिजाइन दो मुख्य चुनौतियों को हल करने के लिए बना है। एक तो सही तापमान पर स्पर्म बनाना, जो शरीर के बाहर होता है, और दूसरा उन्हें नरिश और प्रोटेक्ट करते हुए सुरक्षित रूप से डिलीवर करना। आपने इसे एकदम सही तरीके से समराइज किया है। टेम्परेचर कंट्रोल से लेकर फ्लूइड के केमिकल कॉम्पोजिशन तक हर कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक और बहुत जरूरी रोल है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां एनाटॉमी मतलब बनावट और फिजियोलॉजी मतलब कार्यप्रणाली एक साथ मिलके काम करते हैं। वाकई में ये एक बायोलॉजिकल मास्टरपीस है। वैसे हमने टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स की बात की थी। ये सोचना दिलचस्प है कि ये केमिकल मैसेंजर्स न केवल इस पूरे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को चलाते हैं, बल्कि पुरुषों की फिजियोलॉजी और व्यवहार के कई अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं, जैसे मसल डेवलपमेंट से लेकर प्यूबर्टी के दौरान आवाज का भारी होना। आखिर कैसे एक सिंगल मॉलिक्यूल जो टेस्टिस में बनता है पूरे शरीर में इतने व्यापक और अलग-अलग तरह के बदलावों को ऑर्केस्ट्रेट करता है, ये अपने आप में एक और गहरी खोज का विषय है।